और इस वीडियो में अपन इंड एस 115 का एक कंसेप्ट देखेंगे, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। उसके दो केस होते हैं, केस 1 और केस 2। बिल्कुल दो केस का मतलब केस 1 और केस 2 ही होगा। केस 1 के ऊपर दो क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, ये क्वेश्चन जो है वो केस 2 का है। ठीक है, सब बताऊंगा मैं आगे क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का क्या मतलब होता है, एक बार शॉर्ट में फिर से। ठीक है, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का मतलब व्हेन देयर इज अ टाइमिंग डिफरेंस बिटवीन पहला परफॉर्मेंस ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बाय द एंटिटी, यानी एंटिटी क्या करती है, इंड एस 115 के अकॉर्डिंग एंटिटी रेवेन्यू की अकाउंटिंग करती है। रेवेन्यू कब मिलेगा, जब एंटिटी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन परफॉर्म करेगी। यानी इस केस में क्या हो रहा है, इस कंसेप्ट में क्या हो रहा है, सिग्निफिकेंट टाइमिंग डिफरेंस आ रहा है। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब गैप आ रहा है बिटवीन परफॉर्मेंस ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बाय एंटिटी एंड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन बाय कस्टमर। यानी दो केस की मैं क्या बात कर रहा था, एक केस ऐसा हो सकता है कि एंटिटी ने तो परफॉर्म कर दिया परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, कस्टमर से पैसा आना बाकी है। दूसरा केस, एंटिटी ने कस्टमर से पैसा आ गया लेकिन एंटिटी का परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन करना बाकी है। हो गए दो केस। अब जो केस 1 है, चलो नीचे लिखा हुआ ये पहले, चलो फिर अपन बाद में देखते हैं आगे, इसको ही पढ़ते हैं। द ट्रांजैक्शन प्राइस, यानी हमारा जो रेवेन्यू होता है ओरिजिनल, हमारी रेवेन्यू ट्रांजैक्शन प्राइस रिकॉग्नाइज करने के भी काफ़ी मेथड्स होते हैं। खूब सारे अपन ने क्वेश्चन उसके कर रखे हैं, वो भी यूट्यूब पे रखे हुए हैं। ठीक है, चलो, यानी द ट्रांजैक्शन प्राइस प्रोमिस्ड कंसिडरेशन विल बी एडजस्टेड बाय सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। यानी सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट अगर एग्जिस्ट कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट में, तो अपन क्या करेंगे, इसकी अकाउंटिंग करेंगे। चलो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, अपन केस समझ लेते हैं। द सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट इज अकाउंटेड एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ 109। 109 कौन सा होता है, हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इस जगह मैं आपको ये भी बता दूं कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के भी सारे क्वेश्चन डिटेल में स्टडी मटेरियल के प्रैक्टिकल वाले यूट्यूब पे पढ़े हुए हैं विद हैंड रिटन सॉल्यूशन ऑन टेलीग्राम। ठीक है, चलो, इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस आर रिकॉग्नाइज एट द टाइम गैप। क्या करते हैं अपन इंड एस 109 में, भाई फाइनेंशियल असेट फाइनेंशियल लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके ऊपर अपन इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। असेट है तो उसमें इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्नाइज करते हैं, लायबिलिटी है तो उस पर इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज करते हैं। ठीक है, इसमें भी अपन वही करेंगे। देयर कैन बी टू केसेस, अभी आ गए अपने हिस्टोरिकल टू केसेस। ठीक है, देयर कैन बी टू केसेस ऑफ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। केस 1, एंटिटी ऑलरेडी परफॉर्म द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, पेमेंट मेड बाय कस्टमर आफ्टर अ गैप। या फिर केस 2, एंटिटी हैव नॉट परफॉर्म द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन लेकिन पेमेंट बाय कस्टमर इज ऑलरेडी डन। ठीक है, अब इस केस के अपन ऑलरेडी दो क्वेश्चन कर चुके हैं। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब मैंने ऑलरेडी वो दो क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। ये वाला जो अपना क्वेश्चन है ये अपना केस 2 से रिलेट करता है। एंटिटी हैव नॉट परफॉर्म द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन प्लस पेमेंट मेड बाय कस्टमर ऑलरेडी। यानी आप खुद सोचो, अगर एंटिटी ने अपना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं करा और पैसा मिल गया कस्टमर से, तो क्या होगा ये एंटिटी के लिए? क्या ये एंटिटी के लिए फाइनेंशियल असेट होगा? नहीं, एंटिटी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा। क्यों? क्योंकि एंटिटी की लायबिलिटी है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना। वहीं केस 1 में एंटिटी के लिए क्या है, फाइनेंशियल असेट। क्यों? एंटिटी ने तो अपना काम कर दिया, पैसा आना बाकी है। समझ में आ गई आपको बात? बिल्कुल समझ में आ गई भैया। चलो अपन पढ़ते हैं केस 2 पे, डायरेक्ट चलते हैं अपन। केस 2 की अकाउंटिंग कैसे होती है, ये आ गए अपन केस 2 पे। एंटिटी हैव नॉट परफॉर्म द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन प्लस पेमेंट मेड बाय कस्टमर ऑलरेडी। एंटिटी ने अपना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, एंटिटी ने अपना काम नहीं करा, एंटिटी ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, लेकिन पैसा आ गया कस्टमर से, अपने को कस्टमर से पैसा ऑलरेडी आ चुका। ठीक है, इट मीन्स एज पर इंड एस 109 इट विल बी अकाउंटेड एज अ कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी केस 1 में क्या होता? कॉन्ट्रैक्ट असेट होता। केस 1 में क्या होता? कॉन्ट्रैक्ट असेट होता। यहाँ पे क्या है? कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी है। ठीक है, बिकॉज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज पेंडिंग फ्रॉम एंटिटी साइड। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज पेंडिंग फ्रॉम एंटिटी साइड। ठीक है, एट द इनिशियल डेट, यानी आज करेंट डेट पे, प्रेजेंट में, एंटिटी विल रिकॉग्नाइज द अमाउंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर। एंटिटी को आज अमाउंट मिल गया, कस्टमर से रेवेन्यू मिल गया, तो आज वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, आज वो सिर्फ एक अमाउंट रिकॉग्नाइज करेगी और कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करेगी। समझ में आ गया? एंट्रीज देखते हैं साथ में अपन, चलो एंट्रीज देखते जाते हैं। ये देखो, ये आ गया कैश अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी। जैसी कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है वो क्रेडिट होती है, ये कर दी क्रेडिट। हमें कैश रिसीव हुआ कस्टमर से जिसका परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर पेंडिंग है, हमने कैश या बैंक रिकॉग्नाइज कर लिया। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे? आफ्टर इनिशियली रिकॉग्नाइजिंग द अमाउंट, इंटरेस्ट एक्सपेंस या फाइनेंस कॉस्ट, कुछ भी कह लो इसको, विल बी चार्ज ऑन एट द डिस्काउंटिंग रेट। विल बी चार्ज एट डिस्काउंटिंग रेट। ठीक है, ये रहा फाइनेंस कॉस्ट टू कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, P&L टू इंटरेस्ट कॉस्ट। क्या करते हैं अपन इंड एस 109 में? अपने इंड एस 109 अगर पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ओपनिंग इंटरेस्ट, कुछ पेमेंट हुआ तो क्लोजिंग, तो ओपनिंग में इंटरेस्ट ऐड होता है, बस ये वही कर रहे हैं अपन। फाइनेंस कॉस्ट टू कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, और ये जो इंटरेस्ट कॉस्ट है अपन ने इसको P&L में चार्ज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरेस्ट या फाइनेंस कॉस्ट विल बी चार्ज ओवर द गैप, यानी जितना भी गैप है, किस चीज़ के बीच में गैप? आज मेरे को पैसा मिल गया और इस समय मैंने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन परफॉर्म करा, इसके बीच का जो गैप है, इसके बीच में हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है,
आफ्टर द गैप द लाइबिलिटी बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू रेवेन्यू व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन विल बी परफॉर्म बाय द एंटिटी, यानी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, ये अपन ने लाइबिलिटी खत्म कर दी और हमने सेल्स रिकॉग्नाइज कर ली, यानी इस पॉइंट पे आकर क्या होगा, हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा। जब हम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरा कर लेंगे हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा। समझ में आ गई आपको बात। जो केस 1 होता है उसमें अपना क्या बनता है, जो हमारा केस 1 होता है वहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट असेट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट असेट बनता है। मैं आपको फिर से कह दूँ, अगर आपको कन्फ्यूजन हो दोनों, दूसरा केस भी आपको समझना हो तो वो क्वेश्चन दे देता हूँ, हो सकता है आप करके आए हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केस 1 हमारा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट असेट, ये क्या है हमारी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है। ठीक है, चलो अब अपन क्वेश्चन देखते हैं एक बार। अब आ जाता है अपन क्वेश्चन पे। ये आ गया क्वेश्चन, ये मेरे को माफ़ करना, ये पहले पढ़ना है अपने को, ये पूरा फ़ोटो लगाने में थोड़ी मेरे से हो गई गलती, उसके लिए सॉरी। ST Limited enters into a contract with a customer to sell an asset. Control of the asset will transfer to the customer in 2 years. That is, performance obligation will be satisfied at a point in time. यानी the contract includes 2 alternative payment options। चलो बाद में पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है, control of the asset will be transferred to customer in 2 years। जो कंट्रोल ट्रांसफर होगा वो 2 साल के बाद होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास 2 ऑल्टरनेटिव पेमेंट ऑप्शंस हैं, 2 alternative payment options. Payment of rupees 5,000 in 2 years when the customer obtains the control of the asset. Payment of rupees 5,000 in 2 years when the customer obtains the control, यानी 5,000 जो है वो आप 2 साल के बाद दो, आफ्टर 2 years दो। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन क्या है, पेमेंट ऑफ 4,000 when the contract is signed, यानी नाउ, अभी, अपन इसको इंसेप्शन भी बोलते हैं, इंसेप्शन स्टार्टिंग, अभी दे दो 4,000। द कस्टमर इलेक्ट्स टू पे व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड, यानी कस्टमर ने कौन सा ऑप्शन चूज करा, ये सेकंड वाला ऑप्शन चूज करा। इसी में लिखा ना, पेमेंट ऑफ 4,000 व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड, द कस्टमर इलेक्ट टू पे व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड, यानी कस्टमर ने सेकंड ऑप्शन चूज करा, कस्टमर ने अपने को 4,000 रुपये दे दिए। ठीक है, ST Limited conclude that the contract contains a significant financing component because of the length of the time between when the customer pay for the asset and when the entity transfer the asset to the customer as well as the prevailing interest rate in the market। यानी कुल मिला के इसका क्या निष्कर्ष निकला कि सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम गैप ज़्यादा है, 2 years का टाइम गैप है बिटवीन द कस्टमर पेज फॉर द असेट एंड व्हेन द एंटिटी ट्रांसफर असेट टू द कस्टमर। ठीक है, द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द ट्रांजेक्शन इज 11.8%, यानी कौन सी रेट है हमारी, इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट। इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट 11.68%, विच इज द इंटरेस्ट रेट नेसेसरी टू मेक द 2 ऑल्टरनेटिव पेमेंट ऑप्शन इकोनॉमिकली इक्विवेलेंट। यानी इस इंटरेस्ट रेट से ये जो दोनों ऑप्शन है ये इकोनॉमिकली इक्विवेलेंट हो जाते हैं, यानी टाइम वैल्यू एडजस्ट हो जाती है। टाइम वैल्यू एडजस्ट हो जाती है कि भाई एक ही बात होगी कि अगर तुम 5,000 मेरे को 2 साल बाद दो या तुम 4,000 मुझे आज दे दो, दोनों एक ही बात है। क्यों? टाइमिंग फैक्टर की वजह से। आगे आज ऐसे इसको और अच्छे से आप ऐसे समझ सकते हो नॉर्मलाइजेशन कि आज का 4,000 आगे जाके 5,000, सिंपल। तो 11.8% हमारी इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट बनती है। हाउएवर the entity determines that the rate that should be used in adjusting the promise consideration is 6%, which is the entity incremental borrowing rate। अपन ने एक क्वेश्चन करा था जिसमें अपन ने इस खास करके डिस्काउंटिंग रेट समझी थी, वो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, थंबनेल पे भी लिखा हुआ होगा। हमने उसमें क्या समझा था कि हमारे पास इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट अगर अवेलेबल होती है तो हम इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट को क्या करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं और इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट सिलेक्ट करते हैं एज अ डिस्काउंटिंग रेट। ठीक है, और अगर हमारे पास इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट नहीं है, इम्प्लिसिट है सिर्फ, तो हम क्या करते हैं, इम्प्लिसिट लेते हैं अगर ये अलग अलग हो तो। लेकिन अगर दोनों हैं, जैसे ये केस है, तो अपन क्या करेंगे, 6% की इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट को प्रायोरिटी देंगे, 6% की इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट से डिस्काउंटिंग करेंगे, 6% की इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। किस पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, जो मैंने आपको बताया था, ओपनिंग इंटरेस्ट, पेमेंट, क्लोजिंग। तो ये जो इंटरेस्ट चार्ज होगा किससे होगा, 6% की रेट से होगा। क्यों? क्योंकि ये इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट है, इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट है। ठीक है, अगर सिर्फ ये दी हुई होती तो अपन इससे करते, अगर सिर्फ ये दी हुई तो ऑब्वियसली इससे करते, दोनों दी हुई है तो अपन इससे करेंगे। ठीक है, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। चलो आ जाता है, मैं बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, छोटा सा आंसर है बिल्कुल इसका। चलो आ गए अपन अपने सॉल्यूशन पे, ये आ गया अपना सॉल्यूशन। द करेंट केस रिलेट्स टू सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट एंड कस्टमर एग्रीड टू पे ₹4,000 व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड। ये लिखा हुआ है अपने पास क्वेश्चन में, आपको ध्यान होगा, स्टिल मैं एक बार रेफरेंस के लिए दिखा देता हूँ। ये रहा, कहाँ रहा, ये रहा, लेट्स टू पे द कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड, यानी 4,000 रुपये वो हमें आज दे देगा। ठीक है, दे देंगे, कस्टमर की इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, चलो तो द करेंट केस रिलेट्स टू सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट एंड कस्टमर एग्रीड टू पे व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड। ठीक है, अब अपन करेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन। आगे देखो वही वाली टेबल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा हुआ होगा आपने, तो टेबल आपके लिए फैमिलियर होगी। ठीक है, ईयर, ओपनिंग, इंटरेस्ट, पेमेंट, क्लोजिंग।
ओपनिंग क्या है हमारा 4,000, इंटरेस्ट चार्ज कर दिया 6% की रेट से, मैंने आपको बताया था 6 4 24 240, पेमेंट कुछ है नहीं 4240 क्लोजिंग आ गया। ओपनिंग आ गया सेकेंड ईयर में 254 का इंटरेस्ट आया, पेमेंट कुछ है नहीं 4494 हमारा क्लोजिंग आ गया। ठीक है, 2 साल का ही गैप है, दिखा दूँ एक बार आपको मैं रेफरेंस है, ये अपना 2 साल का गैप है। ठीक है, चलो अब इसमें आप डाउट ये कंफ्यूज मत होना अब इसमें कि ये ना, ये तो पहला वाला ऑप्शन था पेमेंट ऑफ 5,000 इन 2 ईयर्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ना पेमेंट ऑफ 4,000 मैन द कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड, तो मतलब ये दोनों ऑप्शन तो अलग अलग हैं, तो 2 ईयर्स का कैसे गैप हुआ भाई? जो गैप आ रहा है वो देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है 2 ईयर्स, मैंने यहाँ पे गलती से गोला मार दिया, सॉरी, ये यहाँ पे 2 ईयर्स, ये रहा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर भी स्टिल आप इस चीज़ का एक बार आया था मेरे पास डाउट, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ST लिमिटेड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कंट्रोल ऑफ द असेट बी ट्रांसफर्ड इन 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स क्या है हमारा गैप है, किसके बीच का गैप? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने का गैप और हमारा कंसिडरेशन मिला हुआ गैप, यानी हम 2 ईयर्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अपन ने यहाँ पे 2 ईयर्स का इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, ये अपन ने 2 ईयर्स का इंटरेस्ट चार्ज कर दिया। टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना हुआ 2 ईयर्स का 494 हुआ। अब हम जनरल एंट्रीज पास कर लेते हैं, ये आ गई अपनी जनरल एंट्रीज। कैश टू कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी ₹4000 का कैश हमें आज मिल गया टुडे। ठीक है, अब फाइनेंस कॉस्ट, ईयर 1 की फाइनेंस कॉस्ट कितनी आई 240 आई थी, ईयर 2 की कितनी आई थी 254 आई थी। लास्ट में हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी खत्म करते हैं, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं। भाई अगर अपन लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करते हैं तो क्रेडिट करते हैं, खत्म करेंगे डेबिट कर देंगे, ये कर दी डेबिट। बैलेंस कितना था लाइबिलिटी का सेकंड ईयर में, ये था बैलेंस 4494, कर दी खत्म कैरिंग अमाउंट पे, कर दी, टू रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया। सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करूँगा आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने PDF में तो दोनों चीज़ें लगाई हैं, दोनों केस लगाएं आपके, और वो केस भी लगाएं जब हमारा सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं माना जाता है, लेकिन वो इस चीज़ के लिए रेलिवेंट नहीं था, तो अननेसेसरीली वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको सिर्फ उतना ही समझाया जितना इस क्वेश्चन के लिए पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और ये भी मैं आपको बता दूँ केस 1 के भी अपन ने क्वेश्चन कर रखा है, और डिस्काउंटिंग रेट वाला अपन ने क्वेश्चन डिटेल में कर रखा है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँगा आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिएगा, वहीं पर सारी मैं PDF डालता हूँ, सब्सक्राइब करिएगा यूट्यूब को भी, अगर आपको अच्छा लगा हो एक्सप्लेनेशन, आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो। थैंक यू सो मच।